नमस्कार दोस्तों। डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव जी के डिबेट में कांग्रेसी समर्थक और कांग्रेसी नेता हमेशा डांट खाने और जलील होने के लिए आते हैं, क्योंकि अशोक श्रीवास्तव जी जितना कांग्रेसी नेताओं और कांग्रेसी समर्थकों को जलील करते उतना कोई नहीं करता। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रगुजार, सभी को जय हिंद, जय संविधान। आपकी डिबेट सुन रहा था, अच्छी भी लगती है, तंज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ मुझे आज इस पूरी सिचुएशन पर हबीब जालिल साहब की एक नज्म याद आ गई। उसमें नज्म में आपके लिए भी बहुत कुछ है, मेरे लिए बहुत कुछ है, सत्ता के लिए बहुत कुछ है, अक्कू जी के लिए, खास तौर पे हमारे वरिष्ठ शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता किशोर तिवारी जी के लिए भी बहुत है। जरा गौर से सुनो, सरकार के लिए तो सब कुछ है कि हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। हर मुहिब्बे वतन जलील हुआ, रात का फासला तवील हुआ। और देखिए ये शेर आपके लिए है कि अमीरों के जो गीत गाते रहे वही नाम और दाद पाते रहे। राहजनों ने राहजनी की थी, रहबरों ने भी कमी की थी। हुक्मरान हो गए कमीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग। अच्छा ठीक है, देखिए वैसे आप आगे बोलिए, लेकिन कम से कम अच्छे शब्द, ये संजय राउत वाली भाषा कम से कम दो टूक में ना इस्तेमाल करते तो अच्छा था। मुझे लगता है ये भी शेर आपको संजय राउत ने लिख के दिया होगा। इसकी भाषा से ही मुझे लग रहा है कि आप भी संजय राउत से आजकल ट्यूशन लेने लगे हैं, क्योंकि जो आपने शेर में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया ना, मुझे लगता है वो बड़े घटिया थे। वो संजय राउत की जबान पे अच्छे लगते हैं, दो टूक में आपकी जबान पे अच्छे नहीं लगते। अब आप अपने विषय पे आइए। बहुत जी, ये हबीब जालिल साहब का शेर है। नहीं, ये बिल्कुल संजय राउत से आपने ट्यूशन लेकर आए हैं। किसी का शेर हो, ये शेर कम से कम दो टूक में पढ़ने लायक नहीं था। किसी भी फलाना ढिमकाना का शेर हो, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ट्यूशन लेने की बात है तो राजनीतिक तौर पे जिन लोगों को ट्यूशन चाहिए और पत्रकारिता के तौर पे ट्यूशन चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तीसरी सबसे बड़ी बात कहता हूं कि आज विचारधारा के तौर पर मैंने आपसे पहले भी कहा, आगे भी कह रहा हूं, लगातार उन पॉलिटिकल पार्टीज को कह रहा हूं और अपने अंदर भी झांकने के लिए कह रहा हूं। जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो बड़े स्टार लोग हैं या बड़े स्टार नेता हैं या बड़ा नेता करके या बहुत पैसे वाले नेताओं को धन बल के साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, जो बढ़ाते हैं, जो विचारधारा से नहीं आते, वो तो बिकाऊ कभी भी हो सकते हैं। जो खाटी नेता विचारधारा के लिए जीता है, जो विचारधारा के लिए काम करता है, जो विचारधारा को लेकर के आगे चलता है, वो टिकाऊ होते हैं। ओके, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात की। एक सवाल सीधा आपसे, क्या उद्धव ठाकरे विचारधारा पे चल रहे थे? उनकी पार्टी की विचारधारा, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा थी, जो उनके पिता की विचारधारा थी, जो उनके विरासत थी, जिस सिद्धांत थी, क्या उद्धव ठाकरे उस पर चल रहे थे? क्योंकि आज उद्धव ठाकरे की बात हो रही है और आप कह रहे हैं जो विचारधारा से समझौता करते हैं, तो सबसे बड़ा समझौता विचारधारा से अगर किसी ने किया था तो उद्धव ठाकरे ने किया। सहमत है इस बात से आप? कुछ हद तक, पूरा तरह से नहीं, कुछ हद तक, लेकिन अब पूरी बात मुकम्मल हो जाने दीजिएगा, सामने आ जाती। मैं अभी भी कहता हूं कि इस भारत के अंदर 4 से 5 विचारधारा है जो मजबूत है। आज भी सबसे बड़ी विचारधारा अगर कोई है तो कांग्रेस की विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी को डिफीट रखने की ताकत, कुव्वत रखती है, और उसके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके सवालों से, चाहे वो सदन के बाहर करें, चाहे वो सड़क के बाहर करें, कहीं से भी सवाल रखते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनका जो तंत्र के तांत्रिकों का तंत्र है वो आज भी घबराता है। पूरे भारत के अंदर कोई दूसरा नेता नहीं है। अगर सदन में राहुल गांधी साहब खड़े हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का 1 2 3 4 5 6 और आदरणीय प्रधानमंत्री जो आज राहुल गांधी को पेश भी नहीं कर सकते, ये ताकत है आज राहुल गांधी की। रुको जरा, सब्र करो। सुनिए, आपके नंबर बढ़ गए। ये क्लिप काट कर आप 10 जनपद में भिजवा दीजिएगा। आपके नंबर बढ़ गए। अब मेरे विषय पर आ जाते हैं। 1 मिनट, अरे आपके नंबर बढ़ गए, मैंने कहा तो ये क्लिप काट कर 10 जनपद भेज दीजिएगा। अब मैं विषय पर आ जाता हूं, जो आपने कहा ना उसी को बताता हूं। कांग्रेस की विचारधारा, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं कह रहा हूं, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर बीजेपी का मुकाबला कोई कर सकता है तो इस देश में कांग्रेस कर सकती है। आपकी इस बात से सहमत हूं। लेकिन आज मुद्दा उद्धव ठाकरे हैं और उद्धव ठाकरे का हश्र इसलिए हुआ
क्योंकि उन्होंने अपनी विचारधारा से, विरासत से, अपने पिता की विचारधारा से जो है समझौता किया। उसके मैं प्रमाण आपको बताता हूं, रुकिएगा, सुनिएगा, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं, आज का मुद्दा शिवसेना है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना। देखिए, ये जो मेरे पास उद्धव ठाकरे के कुछ बयान हैं, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे नहीं, बाला साहब ठाकरे के कुछ बयान हैं। और जानते हैं, किशोर जी को याद होगा, कब बाला साहब ठाकरे का देहांत कब हुआ था? साल 2012 में, ठीक है, साल 2012 में। और अपने देहांत से जब उनका किशोर जी आपको सहमत होंगे इस बात से कि जो दशहरे का संबोधन होता था बाला साहब ठाकरे का, जो वो सबसे इंपॉर्टेंट होता था, साल भर शिव सैनिक उसका इंतजार करते थे। और साल 2012 में अपनी मृत्यु से 1 महीने पहले उनका एक रिकॉर्डेड मैसेज चलाया गया था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे बीमार थे। और बाला साहब ठाकरे ने उस अपने अंतिम संबोधन में, दशहरे के संबोधन में क्या कहा था? उन्होंने कहा था, पंच कड़ी को नष्ट करके देश के बाहर फेंक देना चाहिए, पंच कड़ी को नष्ट करके देश के बाहर फेंक देना चाहिए। और सैयद जवाद, मालूम है पंच कड़ी क्या थी जो बाला साहब ठाकरे ने कहा? सुनिए, अभी तो मैंने बताया कि उंगली उठाने से नहीं बात, सुन तो लीजिए। ये बाला साहब ठाकरे की पंच कड़ी क्या थी? उनकी पंच कड़ी थी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल। तो साल 2012 में एक पिता और एक बड़ा नेता अपनी आखिरी जनसभा में यह कह रहा है कि पंचकड़ी को उठाकर फेंक देना चाहिए, और उनका बेटा, जिसको कहते हैं उठा के फेंक देना चाहिए, उन्हीं से जाकर हाथ मिलाता है, उन्हीं के पैरों में नतमस्तक हो जाता है सत्ता के लिए। क्या यह समझौता है कि नहीं है? बाला साहब ठाकरे के मैं 50 बयान निकाल कर रहा हूं। उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या कहा था कि कांग्रेस के सामने झुकूंगा नहीं कांग्रेस के सामने, भले ही मुझे शिवसेना को बंद करना पड़े, अपनी दुकान पे ताला लगा देना पड़े, लेकिन उद्धव ठाकरे ने पिता की उस विरासत के साथ, पिता के सिद्धांतों के साथ और पिता की उस जो पूरी इच्छा थी उसके साथ समझौता किया। और इसीलिए आज उनका यह हश्र हो रहा है। आज मुझे लगता है बाला साहब ठाकरे की आत्मा अंदर से प्रसन्न होगी, क्योंकि उनको, बाला साहब ठाकरे को, अपने बेटे नहीं, अपने सिद्धांत प्यारे थे, जिन सिद्धांतों के साथ उद्धव ठाकरे ने समझौता किया। किशोर जी, मैं गलत कह रहा हूं? रुकिएगा एक मिनट। किशोर जी ने हाथ उठाया, 1 मिनट। मैं बाला साहब ठाकरे की बात करी सर, मैंने बाला साहब ठाकरे की बात करी। किशोर जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, छोटा सा, फिर मैं शहजाद जी और अक्कू जी के पास आऊंगा, फिर उसके बाद आऊंगा सैयद जवाद जी। नहीं, यहाँ पर एक ही सीनियर आदमी है, अक्कू श्रीवास्तव। मैं अभी बताता हूं कि बाला साहब ठाकरे ने पूरी पॉलिटिक्स वसंतराव नाईक कांग्रेस के थे, उनके साथ चालू की। इतना क्या, मुरली देवरा को उन्होंने मेयर बनाया था, ठीक, और इमरजेंसी को सपोर्ट किया था, ठीक, बिल्कुल। और इंदिरा जी के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब जब हिंदुत्व की राजनीति उन्होंने अपनाई, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का कड़ा विरोध चालू किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो राजनीति में समय के साथ पॉलिटिशियन अपने अपने बयान बनाते हैं, उसके लिए तुम इतना मत करो। और उद्धव ठाकरे जब हिंदुत्व छोड़ के आपके हिसाब से गए, तो हिंदुत्व छोड़ने के लिए जो आदमी इंस्ट्रूमेंटल थे, वही 40 विधायक ने 2.5 साल के अपने एक्सपीरियंस के बाद उनको छोड़ दिया। तो आप समझते क्यों नहीं? हाँ, ये हिंदुत्व वगैरह नहीं था। नहीं सर, मैं माफी चाहूंगा सर, सुनिए, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं माफी चाहूंगा किशोर जी, जो आपने कहा मैं उसकी शुरुआती बात से बिल्कुल सहमत हूं। बाला साहब ठाकरे 1982 तक वो कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस से दोस्ती थी, और उसके बाद जब देश में आतंकी घटनाएं घटने लगी, तब बाला साहब ठाकरे का लेख आपने अगर पढ़ा होगा, भूल गए होंगे तो मैं याद दिलाता हूं। जब देश में आतंकी घटनाएं घटने लगी, उसके बाद बाला साहब ने 2010 में एक लेख लिखा कि जब कभी भी देश पर आतंकियों ने हमला किया है, तो शिवसेना का स्पष्ट संदेश रहा है कि सिर्फ हिंदुत्व ही इसके खिलाफ लोगों को एकजुट कर सकता है, लेकिन कांग्रेस को हिंदुत्व के नाम से एलर्जी है। अब मुझे बता
चाहिए कि आज अगर बाला साहब ठाकरे होते तो जिन लोगों ने जेएनयू में नारे लगाए थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, क्या बाला साहब ठाकरे उनके साथ खड़े होते? जिस नेता ने कहा, जिस यूथ लीडर ने कहा कि भारत की चिकन नेक काट देनी चाहिए, क्या बाला साहब ठाकरे उस नेता के साथ होते? जिन लोगों ने कहा कि अफजल गुरु को फांसी देना गलत था, क्या बाला साहब ठाकरे उन लोगों के साथ होते? जिन नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया, जिन नेताओं ने भारत की सर्जिकल स्ट्राइक का मजाक बनाया, क्या बाला साहब ठाकरे उन नेताओं का समर्थन कभी कर सकते थे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कभी नहीं कर सकते थे किशोर जी, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। सवाल सबसे बड़ा हिंदुत्व का ही था और हिंदुत्व उनके लिए मरते दम तक सबसे इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए उन्होंने जो है ये बात आखिरी दम तक कही थी कि ये जो पंच पुराने, ये जो पंच थी है, इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि तब उनको लगा था ये सब हिंदुत्व के खिलाफ एक कोठरी बनाकर बैठे हैं। इस बात को स्वीकार करना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।